लाइव आए हैं लाइव खबर 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। प्रदेश में आज प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। 20 सीटों के लिए मतदान होने जा रहे हैं। ऐसे में चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान उपस्थित हैं। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों ही काफ़ी चुनाव को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण से समझ रखते हैं। पहले मेहमान हैं हमारे रमेश पांडे जी, दूसरे मेहमान हैं अभिषेक दुबे जी। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से मतदान हो रहे हैं, मतदान का आंकड़ा जो है किस ओर इशारा करते हैं। इस तरह की हम चर्चा के लिए हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास चलते हैं। रमेश पांडे जी, सबसे पहले हम आपके पास पहुंचते हैं, किस तरह की जानकारी आ रही है? कि सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार करता हूं और सबसे अपील करता हूं कि लोकतंत्र का जो पर्व है वो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग वोटिंग न किए हों अभी समय है जाकर के वोट करें। जो आपने सवाल किया उसमें छत्तीसगढ़ के में जो 2023 का विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें पहले चरण में आज 20 विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। इन 20 विधानसभा क्षेत्रों में 12 विधानसभा सीटें घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र की हैं, बस्तर इलाके की, और 8 सीटें राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुछ नक्सल प्रभावित हैं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इन 20 सीटों में 2 कैटेगरी बनाई है। जो मोस्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है 10 सीटें, वहाँ सुबह 7 से 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक ही वोट डाले जाएंगे। और शेष जो 10 सीटें हैं वहाँ सामान्यतः 8 से 5 बजे तक वोटिंग होगी। जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं 1 बजे तक का लगभग 45% वोट पोल हुआ है। यह एक अच्छा प्रदर्शन है और लग रहा है कि वोट परसेंटेज अभी जब आखिरी तक होगा तो बहुत उत्साहजनक रहेगा। और इससे साफ जाहिर है कि जो मतदाता हैं मतदान करने में उनका रुझान खूब अच्छा देखने को मिल रहा है। और बस्तर का इलाका जो अपना नक्सल प्रभावित है, अक्सर वहाँ खौफ का साया नक्सलियों का रहता है, इसलिए लोग वोट देने कम आते थे। वहाँ बस्तर में एक माद विधानसभा क्षेत्र है, वो मतदान केंद्र है अबूझमाड़ क्षेत्र का। वहाँ नक्सलियों ने मतदान बहिष्कार करने की धमकी भी दिया था और ये लग रहा था कि वहाँ वोटिंग बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। लेकिन जो आज देखने को मिला बहुत उत्साहजनक रहा। मतदाताओं ने सुबह से ही बूथ पर आकर के लाइन में लग गए और वोट डाल रहे हैं। तो यह एक बहुत अच्छा है। बस्तर क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ छुटपुट घटनाओं की भी जानकारी मिल रही है। क्या जानकारियाँ हैं आपके पास? देखिए, चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने सुरक्षा के बहुत पुख्ता प्रबंध किए हैं बस्तर में। सुकमा में कुछ बूथों के आसपास जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है वो 3 लेयर में की गई है। एक मतदान केंद्र और उससे कुछ दूरी पर और उससे कुछ दूरी जो जंगल एरिया है, तो वहाँ पे एक बूथ से करीब 2 किलोमीटर दूर पर जो सिक्योरिटी फोर्स से लगी थी उन पर नक्सलियों द्वारा फायरिंग की जानकारी आई है। हालांकि उसमें कोई दुर्घटना नहीं हुई है और नक्सलियों को खदेड़ा है हमारे सुरक्षा के बल के जवानों ने और नक्सली वापस चले गए। वोटिंग पर उसका कोई असर नहीं पड़ा है। जी, वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ा है। छुटपुट घटनाओं की जानकारी मिल रही है। हमारे दूसरे सहयोगी हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक दुबे जी। अभिषेक दुबे जी के पास चलते हैं। राजनांदगांव का और कवर्धा की चर्चा हम करना चाहेंगे। राजनांदगांव और कवर्धा को कई कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है, हॉट सीट माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्षेत्र है। वहीं कवर्धा जो है मंत्री मोहम्मद अकबर का क्षेत्र है। इस दोनों कारणों से अगर कहा जाए तो इस क्षेत्र को हॉट सीट और महत्वपूर्ण माना जाता है। अभिषेक दुबे जी, यहाँ किस तरह की जानकारी मिल रही है? देखिए, नांदगांव की बात करें तो वास्तव में ये एक हॉट सीट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, इस सीट को और भी अधिक हॉट जो बना दिया है वो गिरीश देवांगन, कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं, इन्हें माना जाता है कि ये मुख्यमंत्री के बाल सखा हैं। मतलब इस बार कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों के बीच का ये जंग नहीं है। ये जंग जो हो गया है
मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच का जंग हो गया है, इसलिए इस सीट पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। दूसरी सीट अपन बात कर रहे थे कवर्धा की, तो इसमें दो राय नहीं है कि कवर्धा जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित क्षेत्र है भाजपा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में मोहम्मद अकबर ने जीत हासिल की थी, उससे पहले विजयनगर जब हुआ करता था तब भी मोहम्मद अकबर ने वहाँ से जीत हासिल की थी। उनका वहाँ पे प्रभाव काफ़ी है, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, प्रभावशील व्यक्तित्व भी है। लेकिन इस बार जो टक्कर है वो भाजपा के विजय शर्मा जी के साथ हो रहा है, और विजय शर्मा जी वहाँ बीते 5 सालों में लगातार युवा मोर्चा के माध्यम से, फिर वहाँ की घटनाओं को लेकर हमेशा से वो राजनीति के मापदंड पर बने हुए हैं। तो इस नज़रिए से इस बार देखा जा रहा है कि कवर्धा सीट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा खींच रही है अपनी तरफ मतदाताओं को। जी 11 बजे तक के अपन आंकड़ों की बात करें तो यहाँ जो ग्राफ जो जा रही थी, आंकड़े जो जा रहे थे, वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज कम थे, या ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे धूप बढ़ते जा रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, तो ये किस ओर इशारा करते हैं? ये क्या लगता है इससे कि किस तरह की वोटिंग हो सकती है? मेरा अध्ययन ये कहता है राजनीति के मामले में मतदाताओं, जो हमारे छत्तीसगढ़ के, स्पेशली अपन छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मतदाता 3 प्रकार के हैं। इनको मैं विभाजित करना चाहूँगा प्रतिशत के हिसाब से। पहला जो 40% होता है वो स्ट्रेंथ का होता है। स्ट्रेंथ के कहने का मतलब ये है कि जिनका दिमाग बिल्कुल तय रहता है कि मुझे इसे ही वोट करना है, वो जाएगा अपने समय को देखकर। दूसरा मतदाता होता है जिसमें युवा ज़्यादा आते हैं, वो उनकी भी संख्या तकरीबन 40%। ये 40% जो मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, वो पूरा कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद अंतिम निर्णय लेते हैं। 20% मतदाता जो है, ये 20% मतदाता भावनात्मक जुड़ाव के होते हैं, जिनका ये तय रहता है कि हाँ मैं बीजेपी वाला हूँ, मुझे बीजेपी को ही देना है, मैं कांग्रेस वाला हूँ, मुझे कांग्रेस को ही देना है। ये इनके वोट ऑफ परसेंटेज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 100% जो अपन मतदाताओं की बात करें तो उनका कैलकुलेशन ये कहलाता है। अब अपन जैसे बात कर रहे थे कि शुरुआती दौर में मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। थोड़ी चीज़ें ये हैं कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पे लोग अपने अनुकूल समय देखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा शुरुआती जो कामकाज है वो निपट जाए, उसके बाद फिर हम इत्मीनान से फ्री हो जाए। वैसे भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है और समय 8 से 5 बजे तक का है, तो काफ़ी समय होता है लोगों के पास मतदान करने का। आप थोड़े से आगे चल के देखिए, जो 11 बजे तक मतदान था, 8 बजे राजनांदगांव में तकरीबन 5% मतदान हुआ था, लेकिन 11 बजे वो 9% बढ़ के 14% में आ गया था। अब 1 बजे तक जो स्थिति बनी है वो तकरीबन 23% की आ चुकी है। मतलब क्रमशः ये जो प्रतिशत है मतदान का वो बढ़ता जा रहा है, और आगे 5 बजे तक में काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। जी 5 बजे तक काफ़ी अच्छी स्थिति देखने को मिल सकती है। हम रमेश पांडे जी के पास पहुंचते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले जो चुनाव हुए हैं, 2018 के चुनाव की बात करें या अन्य चुनाव की, छत्तीसगढ़ की चुनाव की बात करें, तो इस बार का जो वोट परसेंट किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, जो वोट परसेंट आप देखिए तो निश्चित रूप से जब वोट परसेंट बढ़ता है तो इसका मतलब जो नए मतदाता हैं उनमें काफ़ी उत्साह रहता है, वोट करते हैं। अब उनके दोनों पहलू हो सकते हैं, या तो सत्ता के कामों से प्रभावित होकर के उधर जाते हैं, या जैसा अभिषेक जी ने अभी बताया कि वो एक अपना आकलन करते हैं कि हमारे लिए अच्छा कौन है, हमको किस को वोट करना चाहिए, उस पर जाते हैं। तो हम ये फाइनली डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कहाँ जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है, ये तो स्पष्ट है। और जो 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें 10 सीटें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीटें हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं। कवर्धा की सीट मोहम्मद अकबर जो राज्य सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं वो लड़ रहे हैं। पंडरिया भी एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है।
खैरागढ़ एक महत्वपूर्ण सीट हो गई है। उधर अंतागढ़ बहुत सुर्खियों में रही है सीट, इस बार भी बहुत महत्वपूर्ण हो गई। वहाँ कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बागी प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। कांकेर की सीट है, कोंडागांव की सीट है जिसमें राज्य सरकार के मंत्री मोहन मरकाम पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी से लता उसेंडी जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की। इन दोनों में टक्कर है। केसकाल है जहां एक पूर्व कलेक्टर हैं नीलकंठ टेकाम जी चुनाव लड़ रहे हैं। उधर महेश गागड़ा जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री रहे हैं। केदार कश्यप जी का क्षेत्र है। जगदलपुर क्षेत्र है। इस तरह की करीब 10 सीटें, और महत्वपूर्ण है कवासी लखमा की सीट, और उधर महेंद्र कर्मा की सीट। ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। तो 20 में करीब 10 सीटें ऐसी हैं जिस पे सबकी नज़र रखी हुई है। लोग 1 to 1 आकलन कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो सकता है, कौन आगे बढ़ सकता है। तो इस हिसाब से दोनों जो भी पक्ष विपक्ष है 1-2 के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को बूथ पर लाने और वोट दिलाने का भी सिलसिला जारी है। तो इसका भी एक असर वोटिंग पर है। क्या लगता है जो पिछले 2018 की अन्य जो चुनाव के जो परसेंटेज थे उससे परसेंटेज ज़्यादा जा सकते हैं या आसपास रह सकते हैं, क्या बन सकता है? देखिए पिछली बार का जो 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, जो उसका मतदान प्रतिशत था लगभग उसी के आसपास रहने का अभी तक अनुमान जा रहा है। तो लगभग उतनी ही वोटिंग होगी या 1-2% प्लस माइनस हो सकता है। जी, अंदाजा लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले वर्ष 2018 में 76% के आसपास मतदान हुए थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी 75, 76 या 77 रह सकते हैं मतदान का जो आंकड़ा। ये चुनाव जो हो रहे हैं कई मायनों में महत्वपूर्ण हैं, चूँकि इस पर बड़े लोग चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतिभाशाली प्रभावशाली लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस दृष्टिकोण से यह चुनाव जो है, पहले चरण का मतदान जो है महत्वपूर्ण है। आज जब 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहे हैं, उसके पहले चरण का जब चुनाव की बात हो रही है तो छत्तीसगढ़ और मिजोरम 2 जगह चुनाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। हम अभिषेक जी के पास जाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आ गए हैं, हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी करने में काफ़ी देरी की है इस बार। अब जब घोषणा पत्र सामने आ गए हैं तो अब घोषणा पत्र, हम जब दोनों का घोषणा पत्र देखते हैं तो इसका जो कैलकुलेशन है, क्या लगता है जनता को कौन अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे, ऐसा लगता है इस घोषणा पत्र से? मेरा मानना है कि घोषणा पत्र जो है वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता है। हम बस्तर की बात करें, नांदगांव की बात करें, मतलब आज जिन सीटों के लिए मतदान हो रहा है, इन 20 सीटों की बात करें, तो घोषणा पत्र मुझे नहीं लगता कि इस 20 सीट में बहुत ज़्यादा प्रभावशील है। यहाँ की मतदाता वो सरकार चुनना चाहती है जो उनको समझे, उन तक पहुँचे, उनकी सुविधाओं को ध्यान दे और उनकी समस्याओं का निराकरण करे। इन्हीं 20 सीटों में कुछ सीटें जरूर ऐसी हैं जो घोषणा पत्र का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वो मैदानी क्षेत्र हैं और ज़्यादातर जो हैं वो आपके राजनांदगांव लोकसभा और दुर्ग लोकसभा से जो संबंधित विधानसभा सीटें हैं उनमें है। बस्तर में अगर देखा जाए तो एक जगदलपुर सीट है जहाँ पे युवा भी काफ़ी संख्या में है और पढ़े लिखे भी काफ़ी संख्या में है। अब दोनों ही पार्टियों ने जो अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए, इनका अगर आकलन किया जाए तो धान एक बड़ा मुद्दा है। धान चूँकि छत्तीसगढ़ का के लिए ही बड़ा मुद्दा है, तो 100 रुपये का दोनों के बीच में अंतर आया है। कांग्रेस ने पहले इसे 3000 रुपये घोषित किया था, हालांकि उस समय घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ था। बीजेपी ने उसे 3100 रुपये कर दिया। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते ही दूसरे दिन कांग्रेस का घोषणा पत्र आ जाता है जिसमें वो 3200 रुपये हो जाता है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो एक बड़ी चीज देखने को मिली है वो कर्ज माफी। इसकी कमी आपके बीजेपी के घोषणा पत्र में नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीजेपी के घोषणा पत्र को देखा जाए तो 12,000 रुपये सालाना महिलाओं को देने की बात उन्होंने की है। वही चीज कमोबेश कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी, लेकिन वो थोड़ा सा कम हो जाता है।
तो अगर दोनों को तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे अगर मतदाता देखते हैं तो उनको तो सब कुछ लगभग समान ही नज़र आ रहा है। तो ऐसे में मुझे इस बात को लेकर कहने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि घोषणा पत्र फिलहाल इन 20 सीटों में से 15 सीट के लिए तो बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन आगामी जो 17 नवंबर को मतदान होना है तब तक इसका फ्लो चार्ट बन जाएगा, तब मतदाता जरूर इसका आकलन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और उसका प्रभाव नजर आएगा। पहले चरण के 15 सीटों पे घोषणा पत्र का असर कम ही दिखेगा, 5 सीटों पर असर दिख सकता है, जैसा कि अभिषेक जी ने चर्चा की हमारे साथ। अब हम पांडे जी के पास भी पहुंचेंगे और इसी मुद्दे पर उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। ये जब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र सामने आ चुका है तो क्या लगता है इस घोषणा पत्र कितना इफेक्टिव रहेगा, क्या हो सकता है, क्या नजर आ रहा है इससे? देखिए, हम नज़र अगर डालें 2018 के चुनाव पर जी, तो 2018 के चुनाव में और उसके पहले के भी चुनाव में जी, पार्टियों का घोषणा पत्र बहुत प्रमुख मुद्दा रहा है। जी, 2018 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी आई, सत्ता में आई, उसके पीछे घोषणा पत्र को ही एक प्रमुख कारक के रूप में माना जाता है। पहले चरण जहाँ तक की बात कर रहे हैं अभिषेक भाई, बिल्कुल सही है कि बस्तर क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जिनका घोषणा पत्र से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी संख्या बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे भी मतदाता हैं जो लगातार घोषणा पत्र पर ही नज़र डाले हुए हैं। उसमें खास करके यूथ है और पढ़ा लिखा यूथ है। अगर हम बस्तर की भी बात करें तो बस्तर में टैलेंट की कमी नहीं है। अभी हाल में 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा अबूझमाड़ की मलखम्ब एकेडमी जो है, उसने इंडियाज गॉट टैलेंट 10 में स्थान बना, दुनिया में पहला स्थान बनाया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका मतलब वहाँ टैलेंटेड लोग हैं। इसके पहले भी बहुत सारे जो ट्राइबल्स सेमिनार हुए हैं, उसमें भी वहाँ की प्रतिभाएं एक से एक बढ़ कर के सामने आई हैं। तो निश्चित रूप से जो यूथ है वो इन दोनों पार्टियों की जो प्रमुख पार्टियां हैं जो सत्ता में आती जाती रहती हैं, उनके घोषणा पत्र में ये देखते हैं कि उन्होंने यूथ के लिए क्या किया या एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। तो इसका भी वो अध्ययन करेंगे मेरे समझ से, ऐसा लग रहा है, और उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और मैदानी क्षेत्रों में जो 17 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, अभिषेक भाई जो ने कहा बिल्कुल सही है कि ये एक इम्पैक्ट बन जाएगा 17 तारीख तक, और घोषणा पत्र बहुत असर डालेगा उस पर। घोषणा पत्र सेकंड फेज में असर डाल सकता है, प्रथम फेज में इसका असर कभी देखने को मिलेगा। हालांकि यूथ इस घोषणा पत्र को अवश्य देखना चाहेंगे, जैसे कि रमेश पांडे जी ने बताया। अब हम दूसरे जो प्रमुख बिंदु है, अहम मुद्दे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से गरमाया हुआ है मामला जो है, बात भ्रष्टाचार की कही जा रही है, चाहे वो पीएससी भर्ती का बात हो, चाहे सरकारी अन्य नौकरियों की बात हो, चाहे अभी कुछ दिनों से ईडी का मामला गरमाया हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में बैठी हुई है, लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए दिख रही है, ये जो भ्रष्टाचार का मामला अभी गरमाया हुआ है, ये चुनाव को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? देखिए, भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चुनाव में प्रभाव डालता ही है। देश के जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, इसके कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए थे, चाहे हिमाचल के चुनाव को देख लीजिए या कर्नाटक के चुनाव को देख लीजिए, जो परिणाम आया उसमें भ्रष्टाचार ने एक बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। तो ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं होगा कि भ्रष्टाचार वाले मुद्दों का कोई असर नहीं पड़ेगा। निश्चित रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे का काउंटर करने में लगी हुई हैं। एक भ्रष्टाचार जो सत्ता पार्टी है वो कह रही है कि भाजपा हमको फंसा रही है, और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। लेकिन जो मतदाता है, पब्लिक है, वो तो पूरा आकलन करती है कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। तो जो भ्रष्टाचार के मुद्दे आए हैं, कांग्रेस की ओर से लगातार ईडी को भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल संगठन बताया जा रहा है, लेकिन ईडी, सीबीआई या आईटी जैसे विश्वसनीय संस्थाएं जिनका लोगों के मानस पटल पर एक बहुत बड़ा स्थान है, वो आकलन करेगा कि क्या सही है क्या गलत है।
बिल्कुल असर दिख सकता है। भ्रष्टाचार की मामला जिस तरह से गरमाया हुआ है प्रदेश में, हम अभिषेक जी के पास भी जाएंगे और इसी मुद्दे पर उनसे भी चर्चा करेंगे कि प्रदेश में पिछले काफ़ी दिनों से भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, चाहे सरकारी नौकरी की बात हो, पीएससी भर्ती की बात हो, चाहे ईडी का बात हो, महादेव ऐप का बात हो, ये तमाम मुद्दे गरमाए हुए हैं और तमाम मुद्दे पर दोनों ही राजनीतिक पार्टी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे आप किस तरह देख रहे हैं? चुनाव में किस तरह से असर डाल सकते हैं? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि आज युवा जो है इन सब चीज़ों से बहुत प्रभावित हो रहा है। आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप प्रतिभाशालियों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, और यदि प्रतिभाशाली का नुकसान पहुंचता है तो स्वाभाविक तौर पर ये राज्य के लिए नुकसानदायक है और देश के लिए नुकसानदायक है। पीएससी घोटाला का जो मामला सामने आया है उसमें एक फेलुअर को टॉप पोजीशन दे दिया जाता है और जो टॉपर है उसको फेल कर दिया जाता है। कमोबेश इन दोनों का अगर देखिए हम तुलना कर लें, महज एक उदाहरण है, जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो स्वाभाविक तौर पर युवाओं का आक्रोश भड़का हुआ है और वो किसी भी तरीके से नहीं चाहते हैं कि उनके फ्यूचर के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। पारदर्शिता की बात जो हमेशा से होनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं इसको नेगलेक्ट किया जाता है। तो ऐसे में युवा उस तरफ नजर डालेंगे जो उनको पारदर्शिता के साथ अवसर प्रदान कर सके। महादेव सट्टा ऐप की जो बात कर रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में केवल युवा ही नहीं बल्कि उम्र दराज लोग व्यक्ति भी पैसे लगाते गए हैं और उनको नुकसान होता चला गया है। तो इससे सामाजिक नुकसान ही माना जाएगा, जिसका परिवार पर, व्यक्ति विशेष पर, हर किसी पर दुष्प्रभाव पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों मामले बड़े मुद्दे बन सकते हैं प्रदेश के लिए। जी, ये दोनों ही मामले मुद्दे बन सकते हैं, दोनों ही मामले अहम हो सकते हैं प्रदेश के लिए। और प्रदेश की जनता चूंकि अब जागरूक हो गई है, पढ़े लिखा वर्ग इसमें खास करके ज़्यादा महत्व है, मायने रखते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं वर्तमान में, जो भ्रष्टाचार की बातें सामने आती जा रही है और खासकर विपक्ष जब इन मामलों को जिस तेजी से उठा रही है, जिस दमखम से उठा रही है, आम जनता तक पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं ये मामले असर डाल सकती है इस चुनाव में। कहीं ना कहीं ये उस वर्ग को जागृत कर सकती है, कहीं ना कहीं उस वर्ग तक पहुंच सकती है। ये बड़े मामले हो सकते हैं। जब इस शराब घोटाले की बात कही गई है जिसमें 22 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार सामने आए हैं, पीएससी भर्ती मामले में बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की बातें निकलकर सामने आ रही है। ये मामला अब हाई कोर्ट में पहुंच गया है जहां पर कि इसमें कुछ नियुक्तियों पर स्टे भी लग गया है। ऐसे में तो अब कहा जा सकता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। हालांकि अभी हमारा कुछ भी कहना जल्दबाजी है, इसमें जांच चल रही है, जबकि ये मामला जांच का है, तो हम कुछ भी अभी कहने से बचना चाहेंगे। अभी हम दूसरे मामले की ओर अगर आगे बढ़ते हैं, महादेव ऐप का मामला है, ईडी का मामला है। ये जो मामला है, दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस पर लगातार एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं, कभी बयान दे रहे हैं तो कोई बयान से बचते हुए नजर आए। ये मामला कहीं न कहीं वोटिंग परसेंटेज पर असर तो डालेंगे ही डालेंगे। इसी तरह की और भी खबरों के लिए बने रहे लाइव खबर 24x7 के साथ।